चलिए तो देखिए हम लोग इनऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं आज, और उसमें हम लोग पहले पीरियडिक टेबल से शुरू करेंगे। तो वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उनको साथ में लेकर चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स, जो आपके आगे चैप्टर्स में भी काम में आएंगे। ठीक है, चलिए तो पीरियडिक टेबल और पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक्चुअली पीरियडिक टेबल भी याद होनी चाहिए, उसके एलिमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब। तो हम पीरियडिक टेबल का एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट ग्रुप। कितने पीरियड्स होते हैं? तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप होता है, या फिर आप इसे फर्स्ट ए के नाम से भी जानते हो। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी क्या होती हैं आपकी एल्कली मेटल्स, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। चलिए, इसके बाद कौन आता है यहाँ पर आपके पास अगला? यहाँ पे कौन आ जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप है? सेकंड ए ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? सेकंड ए, या फिर आप इसे सेकंड ग्रुप के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये तो आपके कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जो जनरल कॉन्फिगरेशन होता है इस ग्रुप का, वो क्या होता है? NS1, और इस ग्रुप का क्या होता है जनरल कॉन्फिगरेशन? NS2। तो N होता है पीरियड नंबर, ये बन जाएगा 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इस तरह हो जाएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये आपका फोर्थ पीरियड है। देखिए, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ पीरियड के बाद आपके पास क्या आ जाते हैं? 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो देखिए, शुरू करेंगे हम यहाँ से। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये आएगा पास थर्ड ग्रुप, फिर क्या आएगा? फोर्थ, फिर कौन सा आएगा? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। टेंथ ग्रुप के बाद 11, 12 भी तो आएगा। थोड़ा छोटा करें बॉक्स, चलो बन गए जो बन गए। ये 11, और ये कौन सा ग्रुप आएगा आपके पास? 12th। इसके बाद आपके पास फर्दर आएगा 13th ग्रुप, फिर कौन सा आएगा? 14th, फिर कौन सा ग्रुप आएगा? 15th ग्रुप, 16th, 17th और लास्ट में कौन सा आएगा? 18th, जो कि आपकी कौन सी होती है? नोबल गैसेस। यहाँ पर ऊपर कौन आ जाएगा? हीलियम, जो कि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। चलिए, पी ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से पहले देखें आपके पास सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, तो ये कौन होगा? बोरोन, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये कौन होगा? गैलियम। इसके बाद कौन कौन आएगा पास? इंडियम, फिर कौन आएगा? थैलियम। ठीक है, चलिए फिल करें आगे। अच्छा, इसका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होता है? NS2NP1। सबसे पहले तो आपको कॉन्फिगरेशन बहुत अच्छे से लिखने आने चाहिए। तो बताओ से कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का 3s2 3p1। गैलियम 4s2 4p1 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे कौन आता है? कार्बन, बोलो। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कैसे याद रखते हैं? कहे सीता जी सुनो प्रभु, याद है ना सब फ्रेजेस, है ना? इस समय को याद रखते हैं। काशी गए संत प्रभु, और भी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक, तो इसका, इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? NS2NP2। तो ये क्या बनेगा? 2s2 2p2। ये क्या बनेगा? 3s2 3p2। ये 4s2 4p2 एंड सो ऑन। देख सकते हैं इस ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ये जो अगला ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? NS2NP3 बनेगा। बताओ इस ग्रुप का कितना होगा? NS2NP4। ये क्या बनेगा? NS2NP5। और ये नोबल गैसेस NS2NP6। सही है।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा 2s2 2p3। फिर आएगी ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम बनेगा। फिर कौन आएगा यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटिस्टाइन। यहाँ पे कौन आएगा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। बोलो कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं इनको कंबाइंड फॉर्म में, क्योंकि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में जाता है पी सबशेल में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा 2s2 2p4। यहाँ वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैलेंस शेल में क्या होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के हिसाब से क्या होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या होती है लास्ट क्लास सिखाया था ऑक्सीजन स्टेट निकालना आपको। तो देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जनरल ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है +3। यहाँ जनरल क्या होती है +4, यहाँ होती है +5। अब यहाँ +4 +2 दोनों होती है, यहाँ +3 +1 दोनों होती है, यहाँ +5 +3, यहाँ +6 +4 और -2 भी होती है, क्योंकि यहाँ -3 भी होती है। क्योंकि देखो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये और ले ले तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की जनरली आपको -3 स्टेट भी दिखती है, ठीक। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो +4 भी होगी, +6 भी होगी और -2 भी होती है। हेलोजन्स इनकी जनरल स्टेट क्या होती है -1। उसके अलावा ये +7 +5 +3 बहुत सारी स्टेट शो करते हैं। आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सीखते जाओगे। हाल फिलहाल आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। हाँ, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 और नोबल गैसेस में कितने होते हैं 8। ध्यान से देखें, यहाँ पर आप एक इफेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको भी आगे समझाऊंगा। थोड़ा हम चीज़ें पढ़ लेंगे, अभी नहीं कर पाओगे आप उसको। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। चलो जब समझाऊंगा तब बात कर लूंगा, अभी भाड़ में जाने दो इसको। ये हो गया पी ब्लॉक कंप्लीट। अब क्या करते हैं हम लोग डी ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं। जब आप डी ब्लॉक को कंप्लीट करोगे तो डी ब्लॉक में क्या होता है देखो शुरू होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर्स देख लें। आपने बचपन में रूल पढ़ा है 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। वो आपके यहाँ पे बहुत काम में आएगा। देखो अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो इस तरफ हो तो 2 8 8 18 18 32 एंड 32 ऐसे फॉलो करना। अगर आप यहां पर हो इस तरफ हो पी ब्लॉक में तो आप 2 तो हो चुका है, यहाँ शुरू करोगे 8 8 18 18 32 एंड 32। इससे क्या होता है आप एटॉमिक नंबर्स पता कर सकते हो। अगर आपको किसी 1 2 का एटॉमिक नंबर पता है तो आप किसी का भी एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। जैसे आप सभी जानते हो, बताओ हीलियम कितना होता है 2। देखो 2 + 8 10 + 8 18 + 18 36 + 18 54 + 32। आपको इसका निकालना है। नाइट्रोजन में कितना होता है नाइट्रोजन 7 7 + 8 15 + 18 33 + 18 51 + 32 83। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर आए सॉरी एटॉमिक नंबर्स को। हाइड्रोजन 1 होता है 1 + 2 3 3 + 8 11 + 8 19 + 18 37 है ना, 37 + 18 55 + 32 सही है। अगर ये 19 तो ये बताओ डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है 21 से, स्कैंडियम से, ठीक है। क्या लिखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक और लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद होना बहुत जरूरी है। जितने मैं लिखूंगा एटलीस्ट उतने याद होने चाहिए। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे कहीं ना कहीं पे काम आते रहेंगे। तो शुरू होता है ये 3D1 से। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है देखो, ये होता है 3D1 4s2। ये क्या होता है 3D2 4s2। ये क्या होता है 3D3 4s2। बताओ ये क्या होता है क्रोमियम। क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन होता है, ये होता है 3D5 4s1। उसके बाद फिर से नॉर्मल को फॉलो करता है, ये बन जाता है 3D5 4s2। ये बन जाएगा 3D6 4s2। ये हो जाएगा 3D7 4s2। ये बन जाएगा 3D8 4s2। बताओ ये फिर से क्या बन गया 3D10 4s1।
फिर ये जिंक, ये क्या बन जाएगा वापस से 3d10 4s2। तो ये आपको एलिमेंट्स विद कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए, बहुत काम के हैं। ये आपके बॉन्डिंग में काम में आएंगे, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज, या फिर हम इसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद बनती है आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो देखो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा, अच्छा ये आपको दिख रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से शुरू हो रहे हैं? फोर्थ पीरियड से। ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड आ गया आपका? फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में आपका आता है यीट्रियम। कोई मुझे यीट्रियम का एटॉमिक नंबर बता सकता है? अभी भी सिखाया मैंने आपको निकालना। कितना आएगा? कैसे करेंगे? 21 प्लस 18 39 आया। चलिए यीट्रियम के बाद यहाँ पर कौन आता है? जिरकोनियम। फिर कौन आता है? नायोबियम। फिर कौन आता है? मोलिब्डेनम। फिर कौन आता है? टेक्नीशियम। फिर आता है आपके पास रूदियम। फिर आता है रोडियम। फिर आता है पैलेडियम। फिर आता है एजी और फिर आता है कैडमियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन तीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए। पैलेडियम होता है 4d10 5s0, ये तो रटना है। ठीक है, 4d10 क्या होता है? 5s0। इन दोनों का सेम चलता है, तो ये बन जाएगा 4d10 5s1, ये बन जाएगा 4d10 5s2। सही है। फिर देखें इसके बाद अगला जो आपका एलिमेंट बताओ, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 56। तो यहाँ पर कौन आता है? लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57। और ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ एक स्टार लगा होता है। बताओ ये स्टार किसको दिखाता है? लेंथेनॉइड्स यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो ये स्टार जो है, ये स्टार बताता है 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। तो 14 गिन लो 58 से, तो 58 से लेकर 71 तक आपके पास 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं। इनमें क्या होता है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2f सबशेल। किस में एंटर करता है? n-2f सबशेल में एंटर करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं कि लास्ट एफ सबशेल में जा रहा है। इनको डी ब्लॉक बोलते हैं कि लास्ट किस में जा रहा है? डी में। यहाँ पहले 4s भरता है, उसके बाद कौन भरता है? 3d भरता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आते हैं सबको? आते ना, वो 1s 2s फिलिंग करते थे। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, अभी तो अपने को यहीं से ध्यान रखना है। तो देखो लेंथेनम यहाँ पहला एलिमेंट है, उसके बाद अगला कौन आएगा? यहाँ पर आता है हॉफनियम। कौन आता है? फिर कौन आता है? टेंटेलम। फिर आता है टंगस्टन। फिर आता है रीनियम। फिर होता है ऑस्मियम। फिर आता है पीटी। फिर आता है एयू और फिर आता है एच, सॉरी एक सेकंड, इरिडियम। फिर आएगा प्लेटिनम। फिर आएगा गोल्ड और फिर आएगा मरकरी। फिर से देखें, प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d9 6s1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इन दोनों का सेम होता है। ये क्या बन जाएगा? 5d10 6s1 और ये क्या बन जाएगा? 5d10 6s2। तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3d सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4d सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या फिर 5d सीरीज है। बताओ इसके बाद अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 57 प्लस 32 89, तो वो होता है एक्टीनियम। और एक्टीनियम पर भी क्या लगता है? स्टार, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या आ जाते हैं? 14 एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। क्या होता है? 14 एक्टिनॉइड एलिमेंट्स होते हैं। इनके अंदर भी बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? इन n-2f सबशेल में। बोलो सही है? तो ये भी आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बताओ कहां से कहां तक जाएंगे? 90 से लेकर 103 तक। कहां तक जाएंगे? 90 से लेकर 103 तक। अब ध्यान देना, कई बार आपको ग्रुप नंबर निकालना। बताओ ये 39 है तो ये कितना होगा? 40। ये 57 है तो ये कितना होगा? 72।
कितना होगा 72, क्योंकि बीच में 14 लेंथ एलिमेंट्स आ चुके हैं, 58, 71। इस तरह ये 89 तो अगला कितना होगा, तो ये थोरियम होता है, वो होता है 104। 103 तक तो एक्टिव यूनिट्स आ गए आपके पास। तो आप ये एक चीज ध्यान रखें, 57 से लेकर 71 और 89 से लेकर 103 तक सारे एलिमेंट कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, ग्रुप नंबर 3 में। किस में लाई करते हैं? कई बार आपको एटॉमिक नंबर से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना होता है। जैसे एक आर्बिट्री नंबर बोलो 1 से 100 के बीच में, कुछ भी, 32 का आपको, जिसका एटॉमिक नंबर 32, आपको उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर दोनों बताने हैं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो हम यूज करते हैं हिंज पॉइंट्स। क्या यूज करते हैं? हिंज पॉइंट्स क्या होता है, जैसे एक ये स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना है 21, या वहां से किसी को यूज कर लो, वैसे मैं इसको यूज करता हूँ, इससे आसान होता है। और एक ये है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो आपने क्या बोला, 32, 31, 32 जो ग्रुप एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप का होगा, 14 ग्रुप, और कौन से पीरियड का होगा, 4th पीरियड। और बोलो 72 बोला था आपने, 72 तो आपको दिख रहा है। 58 से 71 सारे किस में आते हैं, ग्रुप 3 में। किस में आते हैं, ग्रुप 3, और पीरियड नंबर कितना होगा, 5। मान लो बोलते हैं 47, ये कितना है 30 प्लस 18 48 से पहले ये रहा 47। तो ग्रुप नंबर 11, पीरियड नंबर कितना होगा, 5। बिना टेबल के नहीं निकल, फिर तो कॉन्फिडेंस लिखना पड़ेगा। नहीं, पूरा क्यों बनाते हो, ये याद है ना भाई। जिंक कौन से ग्रुप का है, 4th पीरियड का और 12th ग्रुप का है, तो उसके हिसाब से अड़ोस पड़ोस में निकाल लो जो भी निकालना है। बहुत आसान होता है। जैसे मान लो मैंने बोला लेट्स से मेरे पास है 53, ठीक है। तो आप हिंज पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे नोबल गैस हो गई, जिनका वो पता होता है, तो मैं नोबल गैस के पास पहुंच जाऊंगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये 2, 10 प्लस 8 18 36 18 54 है नोबल गैस। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th पीरियड आ गया। 5th पीरियड और 18th ग्रुप है 54, तो 53 क्या होगा, 5th पीरियड और 17th ग्रुप। समझ पा रहे हो? किसी को डाउट है इसके अंदर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल सकते हो। ये काम आप कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हो। अगर आपको एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उसमें आपको दिखना चाहिए कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है। जैसे ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन, तो बड़ा आसान है। अगर आपके पास देखो कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n गिव्स यू पीरियड नंबर। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन था 3d1 4s2, n क्या होता है, ये नंबर। तो बताओ हाईएस्ट नंबर क्या है, 4, n4 का मतलब कौन से पीरियड हो गया, 4th पीरियड। बताओ यहाँ n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5th पीरियड। यहाँ कितनी है, तो क्या होगा, 6th पीरियड। पीरियड नंबर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट नंबर लिखा हुआ है वही पीरियड नंबर होता है। ग्रुप नंबर, एस ब्लॉक क्या होगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। तो एस ब्लॉक के लिए, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो ग्रुप नंबर होता है, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। देखो जैसे ये है ns1, मान लो ये 3s1, s में एक ऑर्बिटल है 1, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 1। 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 2। अगर आपके पास कोई p ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक, देखो p ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनता है ns2 np126। लेकिन आप देखो s ब्लॉक से p ब्लॉक के बीच में 10 d ब्लॉक एलिमेंट आता है। जब आपको इनका ग्रुप नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, 10 प्लस सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns एंड np। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। क्या होता है, 3s2 3p3। तो अगर 3s2 3p3 है तो बताओ ग्रुप नंबर कितना होगा, तो ग्रुप नंबर आएगा 10 प्लस 2 प्लस 3 15। देखो 15 ग्रुप का है, कर सकते हैं। अगर आपके पास डी ब्लॉक वाला है, डी ब्लॉक एलिमेंट,
उसका ग्रुप नंबर बड़ा आसान है, सम ऑफ n-1 d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स। जैसे किसी भी एक पे हाथ रख लो, ये रहा 3d5 4s2, तो d में कितने हैं 5, s में कितने हैं 2, 5 + 2 कितना हो गया 7। देखो ग्रुप नंबर 7 है। इसका बताना है 4d10 5s0, 10 + 0 10, देखो ग्रुप नंबर 10 है। समझ पा रहे हो? तो कॉन्फ़िगरेशन से भी आप क्या बता सकते हो, ग्रुप नंबर। बचा कौन, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक मिल जाए तो लॉटरी लग गई, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर हमेशा कितना होता है 3। अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल का यूज करते हैं। ये आपको देखो, ये आपको याद है। कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लिखते हैं। अभी आप देखते देखते लिखते जाओगे, धीरे धीरे आपको सब अपने आप याद भी होते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर हम बात करते हैं, ये जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशंस जितने लिखे हुए इतने एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। अब इसे कॉपी कर लो, फिर चलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ। देखो, इसको याद रखने की कुछ फ्रेजेज होती है, मुझे लगा आप लोगों को पता होगी, इसलिए जब पता ही है। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। रोए राजी, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। कहाँ राजी, मांग के देखो। पहले गालियाँ पड़ते फिर स्कूटर मिलता है। यहाँ देखें D3D सीरीज, इसको सबके अलग तरीका है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं इसको बोलता हूँ स्कीम टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने इस पे आया था, रिलेशन पे, इसलिए मेरे को ये अच्छा लगता है। बाकी कुछ लोग का होता है साइंस टीचर विनीता गुरमानी, मन फेंको नहीं क्यों जाने, ऐसा कुछ भी होता है। एक होता है सचिन तेंदुलकर विनोद काम्बली, उसके आगे का मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं उसको याद ही नहीं करता, तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। आप ऐसे रखना, स्कीम टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। ठीक है, ये होता है यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ठीक, तो आप लिख लो, ऐसे याद नहीं होंगे आपको, तो जल्दी लिखते जाओ, मैं बोलता जाता हूँ साथ साथ। लिख लो स्कीम टाई वाले, जब तक मैं कॉफी पी लेता हूँ अभी ना। स्कीम टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जैसे भी लिखते हो। हो गया? अगला वाला लिखो, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, या पड़े अगर कभी, ऐसा भी लिख सकते हो आप। रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। हो गया? डन। फिर देखो यहां से लेंथेनम, इसको बोलते हैं ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। मतलब ला हफ्ता लिख लो, ला हफ्ता। थोड़ा जल्दी चलाओ पेन बस। वरना रे, ठीक है, खाली ट्रिकी मत याद रखना, सिंबल भी याद रखना। ओसामा से, ईरान का तो था ओसामा, ईरान का था क्या? सऊदी अरब। नहीं, ओसामा थोड़ा था पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो मारा गया था वो, पाकिस्तान में तो छुपा था वो। तो ओसामा को मारा कहाँ गया था? पाकिस्तान में तो मारा गया था। तो वही देख रहा हूँ, पाकिस्तान में छुपा था वो, पर था पाकिस्तान का नहीं वो तो इंटरनेशनल वो था, टेररिस्ट। ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। ठीक है, सऊदी अरब तो जा नहीं सकते, ईरान में पिटा लेंगे अपन। ओसामा वही ना जिसने अमेरिका पे वो किया था, वो ट्विन टावर पे हमला। अच्छा, इंजीनियर था ओसामा, फिर उससे बना ओबामा। चलिए आगे चलें। फिर देखिए 13 ग्रुप, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो आप लोग सुने हुए होंगे बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये क्या होता है? कहे सीता जी सुनो प्रभु, या काशी गए संत प्रभु।
या और भी कुछ होता हो तो, मुझे तो 2 ही आते हैं। 15 ग्रुप, निखिल पास सब बिंदास, निखिल पास सब बिंदास। जैसा होता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, वो सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है। तो मैं तो निखिल पास सब बिंदास से याद रखता हूँ उसको। ये सबका कॉमन है कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो का मतलब चीटिंग करना, तो कैसे भी टीपो, चाहे ओल्ड से टीपो चाहे नए से टीपो, बट टीपो। ये क्या हो गया, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटिस्टाइन, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये हीना नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ठीक है, हीना नीना और करीना की जेरोक्स रानी। तो यहां पर हीलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2, बाकी ये बन जाएगा 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके आगे हाइब्रिडेशन निकालने के काम में आएंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे होंगे तब। तो इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके टिप्स पर होने चाहिए कि हाँ भाई बोरोन के इतने होते हैं 3, कार्बन पे 4, नाइट्रोजन पे 5, ऑक्सीजन पे 6, हेलोजेंस पे कितने होते हैं 7, और नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। और कोई डाउट किसी को? चलिए अब मैं आपको 2 बहुत काम के इफेक्ट सिखा रहा हूं। ये इफेक्ट इतने पावरफुल हैं कि कई क्वेश्चंस के आंसर इन 2 इफेक्ट से ही आप देते रहते हो। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने के लिए हमें पहले समझना होता है एक इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनके बेसिस पर कई बार आप कई रीजंस को एक्सप्लेन किया करोगे, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो आप समझें, जगह कम पड़ जाएगी पर मैं अभी पीरियड टेबल को मिटा नहीं सकता हूँ। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? तो इधर आ जाते हैं, चलो यहाँ डिस्कस करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। बड़ा ही आसान होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो किसी भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, शेल्स बोल लो। तो ये आपके पास इनर शेल है और ये आपका कौन सा शेल है, आउटर शेल। जैसे आप देखें कॉन्फ़िगरेशंस में, बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2। तो जिसका n ज्यादा वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर रहता है। तो यहां पर 4s आउटर शेल है और 3d आपका इनर शेल है। जैसे ये 4s2 4p2, तो 4s2 4p2 दोनों एक ही शेल का पार्ट है। तो 4th शेल आउटर शेल है, इसका 3 जो होगा वो इनर शेल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो इस तरह से किसी भी एटम में इनर शेल होते हैं और आउटर शेल होते हैं। तो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो आउटर शेल का होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होते तो बताओ सारा अट्रैक्शन फोर्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा होता। लेकिन अब ये जो दोनों इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ क्या ये न्यूक्लियस के चार्ज को यूज कर रहे होंगे? और दूसरा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। यानी ये दोनों अंदर के इलेक्ट्रॉन ये नहीं चाहते हैं कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काम करे। ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को बाहर वाले पे काम करने से रोक रहे हैं। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्ट करने की, शील्ड करने की, स्क्रीन करने की जो एबिलिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। दीज आर लाइक बॉडीगार्ड्स। जैसे एक सेलिब्रिटी है, मान लो शाहरुख खान आ गया यहाँ, वो चल रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं। तो वो बॉडीगार्ड हो गए इनर इलेक्ट्रॉन्स और जो उसके फैन हो गए वो क्या हो गए, आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बॉडीगार्ड हैं वो शाहरुख खान यानी न्यूक्लियस को आउटर इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहली चीज शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग इज द एबिलिटी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स to shield
द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस या फ्रॉम न्यूक्लियस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी जो आपकी शील्डिंग और स्क्रीनिंग है ये दो तरह की होती है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग, ठीक है। अच्छा तो अगर अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो सारा चार्ज इसी पे काम कर रहा होता, लेकिन अभी इनकी वजह से इसके जो चार्ज काम करेगा वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा, तो उस चार्ज को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। तो बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो इफेक्टिव चार्ज क्या होगा कि दिस इज द नेट चार्ज और नेट अट्रैक्शन रादर दैट विल बी working on the outer electron after considering screening from inner electrons। जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग को कंसीडर करने के बाद जो बचा हुआ नेट चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। बोले बात समझ में आती है? आपको दिख रहा है ऑब्वियसली कुछ पार्ट ये यूज कर रहा होगा, तो जो बचा हुआ फोर्स काम कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका जेड इफेक्टिव। अब ये जेड इफेक्टिव आउटर इलेक्ट्रॉन पर कम होगा या ज्यादा, ये डिपेंड करता है स्क्रीनिंग पर। किस पर डिपेंड करता है, जहां से बोला शाहरुख खान के बॉडीगार्ड है, अब सारे बॉडीगार्ड ही छोटे छोटे हाइट में, बटले बटले से, ठीक है, और कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और बाहर के जो लोग हैं वो सब 6-6, 7-7 फुट हाइट के हैं और बढ़िया बॉडी बनी है खली की तरह उनकी। बताओ बॉडीगार्ड उन लोगों को शाहरुख खान से रोक पाएंगे, मिलने से रोक पाएंगे? नहीं, क्यों? औकात ही नहीं है ना, वीक है बेचारे। दैट इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग। कौन सी शील्डिंग? वो बॉडीगार्ड खुद कमजोर है, ठीक है, तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप में, मतलब वो है ना, ये अपना आता था ना वो कौवा बिरयानी वाला, क्या नाम था उसका, पता ना मूवी, जिसमें घूमता था पतला सा है। ऐसे अगर बॉडीगार्ड हो किसी के तो क्या काम के बॉडीगार्ड फिर हो? कौन सी थी? हाँ, रन मूवी, वाह बिल्कुल याद, देखिएगा आपने? हाँ, वो बढ़िया है, वो आदमी बढ़िया कॉमेडी करता है वो। तो अगर ऐसे ऐसे बॉडीगार्ड तो कहाँ रोक पाएंगे किसी को? तो उस केस में बताओ शील्डिंग कैसी है, पुअर। शील्डिंग पुअर है तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है, बढ़ गया है। लेकिन वही उल्टा हो, बॉडीगार्ड सब 6-7 फुट के बढ़िया डोले शोले वाले, ठीक, खली टाइप, और जो भीड़ है वो अपनी तरह नॉर्मल भीड़ है। अब बताओ शील्डिंग पुअर होगी या स्ट्रांग होगी? तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपको सीखना और समझना होगा कि जब शील्डिंग पुअर है, पुअर शील्डिंग है, तो उस केस में क्या होता है, जेड इफेक्टिव ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और जब शील्डिंग इफेक्टिव है तब उस केस में जेड इफेक्टिव ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज होता है। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि शील्डिंग का क्या इंपैक्ट होता है। अगर शील्डिंग इफेक्टिव है मतलब न्यूक्लियस को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स कम काम करेगा। अगर शील्डिंग पुअर है तो फिर अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, ज्यादा, क्योंकि इसी से आप आगे को चीजों को सीख पाओगे। अच्छा, शील्डिंग पुअर है या इफेक्टिव है वो किस पे डिपेंड करता है? तो शील्डिंग पावर का ऑर्डर डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे। एस की शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। एफ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर सबसे बर्बाद होती है और एस इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर सबसे, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी शील्डिंग पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो समझ में आता है? कोई डाउट है किसी को? एक और चीज याद रखना, शील्डिंग अंदर वाले बाहर वाले की करते हैं, बाहर वाला अंदर वाले की शील्डिंग नहीं कर सकता। सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कर सकते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कर सकते हैं। कोई डाउट, किसी तरह का डाउट हो आप पूछ लेना, उसके बिना आगे मत चलना, ठीक है? अपन डाउट डिस्कस करते हैं, छोटे मोटे मन में कोई शंका हो तो उसको आप डिस्कस कर लें। बोले यहाँ तक समझ में आता है? चलिए अब देखो, अब मैं आपको सिखा, नेट चार्ज इफेक्ट होगा वो कंप्लीटली उस वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लग सकता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लग सकता है, मतलब जितना जो नेट चार्ज है इसका वो कंप्लीटली इफेक्ट उस पर कर सकता है इन दोनों। अगर अंदर वाले नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो अगर होंगे तो पूरा नहीं होगा कभी, कुछ ना कुछ कम होगा ही होगा। सही है?
तो देखो ये तो ही बात कि Z इफेक्टिव क्या होता है। अब मुझे पीरियोडिक टेबल उड़ानी पड़ेगी क्योंकि जो मैं सिखाना है वो बाद में सिखा लूंगा आपको। तो यहाँ से आपको पहली बात तो Z इफेक्टिव का मतलब समझ में आना चाहिए। Z इफेक्टिव कब ज़्यादा होगा, जब शील्डिंग क्या होगी, पुअर, और Z इफेक्टिव कब कम होगा, जब शील्डिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। चलिए, तो एक वैसे तो कभी एक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव। आपको Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना आना चाहिए अलग अलग एटम्स पर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक रूल जिसे हम बोलते हैं स्लैटर्स रूल। क्या बोलते हैं? तो स्लैटर्स रूल क्या कहता है कि भाई Z इफेक्टिव जो होता है वो होता है Z माइनस सिग्मा। यहां पर Z है इसका एटॉमिक नंबर और सिग्मा को हम बोलते हैं स्लैटर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्लैटर्स कांस्टेंट। अभी देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको एक बार आइडिया होना चाहिए, बाय चांस क्वेश्चन पूछ ले तो सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। वो डिपेंड करता है कि जिस इलेक्ट्रॉन पर आप शील्डिंग निकाल रहे हो वो कहां प्रेजेंट है। क्या चीज? जिस इलेक्ट्रॉन पर आप शील्डिंग निकालना चाह रहे हो वो कहां प्रेजेंट है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन NS एंड NP ऑर्बिटल, अगर आपका इलेक्ट्रॉन NS या फिर NP ऑर्बिटल में है तो ध्यान देना हम कैसे यूज करते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू होगा 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ NS एंड NP। ये आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा। सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 shell and sigma is equals to 1 for each electron of n-2, n-3 and so on. ठीक, अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ND और NF ऑर्बिटल, ठीक है, तो D या F में है तो फिर आप टेबल थोड़ी चेंज हो जाएगी, देन सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ND एंड NF। ठीक, और उसके बाद सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 फॉर रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, लाइक हीलियम हो गया, Li+ हो गया, इनके लिए सिग्मा होता है 0.3, ठीक है, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। आपको समझा दूंगा मैं भी कैसा होता है। तो सबसे पहले आप ये टेबल बनाओ, इस टेबल के थ्रू क्या कर सकते हैं हम सिग्मा निकाल सकते हैं, और सिग्मा निकालने के बाद हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, Z इफेक्टिव की। चलिए कॉपी करें फटाफट से। चलिए, तो अब देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है क्लोरीन, मुझे क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकालना है, ये चलो Z इफेक्टिव ही निकाल लेते हैं पूरा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसके लिए आपको एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। तो देखो हमने टेबल में देखा था 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है क्लोरीन का 3s2 3p5। तो 3s2 3p5 से पहले के भी आपको सारे लिखने होंगे। तो कौन कौन होता है, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 3p5 में। ध्यान देना, अगर मैं क्लोरीन देखूं, क्लोरीन, तो क्लोरीन के जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 7 है, सॉरी, है ना, 5 + 2 7। अब मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, बताओ क्या ये खुद को शील्ड करेगा, खुद को शील्ड? तो जिसके ऊपर आप Z इफेक्ट निकालो उसको हटा दो, ठीक है। तो इसको हटाने के बाद बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। समझ रहे हो आप मेरी बात को। हम उस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे जिसको हमने हटाया है वो कहां पर है, तो हमने इसको हटाया वो तो 3p में प्रेजेंट है, NP। तो ये वाली टेबल लगेगी, होगा। तो इस टेबल के साथ देखो ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ NS एंड NP, उसके लिए सिग्मा कितना होगा, 0.35। तो देखो ये तो हो गया N,
बताओ ये क्या कहलाएगा n-1 और ये क्या कहलाएगा n-2। बोलो दिख रहा है? तो अब सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई? 5 + 2 नहीं 4 + 2, एक तो डजन जिसके निकाल रहे थे उसको तो हटा ही दिया, तो 6 × क्या बनेगा 0.35 प्लस 6 और 2 8 × बनेगा 0.85 प्लस 2 × 1 हो गया। ये सिग्मा आ गया। एक बार सिग्मा आ गया तो बताओ z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी? z-, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, जो भी आना है कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? देखो एक और एग्जांपल देखो, मैं आपसे बोलता हूं फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, बताओ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बोल दो, याद नहीं है तो 3d10 4s1 है। तो अब 3d10 4s1 से पहले सारे भर दो कॉपर के लिए, तो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये सब भरना आता है ना सबको, है ना? चलिए अब आप बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 4s वाला। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जिस इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं उसको तो हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के बाद कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो बचा हुआ कॉन्फिगरेशन नहीं देखेंगे, पोजीशन कहाँ देखेंगे? शुरू वाले में। तो बताओ पोजीशन कहाँ पर थी? ns में। तो ये सब क्या हो गया था? n-1, ये क्या हो गया? n-2 और ये बन गया n-। बताओ ns में है ना ns, तो फर्स्ट वाली टेबल लगेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका ns में है तो ns के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा कितना होगा? 0.35। तो देखो ns में तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को डाउट है? अब इलेक्ट्रॉन कहाँ बचा? n-1 में। तो देखो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। सो 18 × क्या बनेगा? 0.85 प्लस 10 × 1, बाकी सब के लिए तो 1 होगा। तो यहाँ से अगर हम इसका z इफेक्टिव निकालें तो कितना आ जाएगा? 29 माइनस सिग्मा। सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसी में आपसे ये बोलता फॉर 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, तो 3d इलेक्ट्रॉन में ये रहा। अब देखो 3d है, 4s तो क्या है? आउटर वाला अंदर वाले को शील्ड, तो वो गया भाड़ में, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1, इसको तो हटा दो, ये शील्ड नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है? d, सेकेंड वाली टेबल लगेगी। इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन तो हटा देंगे, तो क्या होगा? अब देखो ये है nd, तो ये ns और ये np, और ये सब क्या होगा? n-1। तो मैंने देखो क्या लिखवाया है, जितने भी nd में बचे उन सब के लिए सिग्मा कितना होगा? 0.35 और बाकी सब के लिए क्या होगा? 1। तो देखो गिनो, सिग्मा कैसे निकालेंगे? एक हटाने के बाद 9 × 0.35, d में 9 बचे बस, उसके बाद गिन लो 6 10 और 6 18, 18 × 8 सिग्मा आ गया। फिर से आप इसका z इफेक्टिव निकाल सकते हो। तो बहुत रेयर चांसेस हैं पूछा जाए। एक्चुअली आपको z इफेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए, तो मैंने वो सिखाया था, मैंने आपको ये भी बता दिया कि चलो देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या अभी तक तो शायद मुझे याद नहीं आया, तो अब तो ट्रेंड वो चल रहा है, जो नहीं आया वो आ रहा है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। समझ में आ गया आपको? चलिए जितनी फुर्ती से आप इसे कॉपी कर सकते हैं करें, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। एक्चुअली मैं आपको z इफेक्टिव, मतलब ये मैंने सिखा दिया z इफेक्टिव क्या होता है। अब इसको यूज़ करेंगे, हम चलेंगे जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बताऊँगा उनका थोड़ा ध्यान रखना, कुछ रीजनिंग्स आपको ध्यान रखनी है, वो सब आपके बहुत काम में आएंगी। ठीक है, आगे तक क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। और कुछ ट्रेंड्स आपकी किस्मत अच्छी हो तो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की या फिर एटॉमिक साइज की। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो एटॉमिक रेडियस हम बोलेंगे एक एटम की रेडियस।
लेकिन इस दुनिया में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक एटम को अलग से ला पाओ। हम एक सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम एक आयन को आइसोलेट कर सकते हैं कभी। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको बनाना पॉसिबल। तो एटॉमिक रेडियस ऐसे कैलकुलेट करना पॉसिबल। तो एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसी फॉर्म में उनके एटॉमिक रेडियस डिफाइन करते हैं। जैसे मेटल्स, तो उनके लिए हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस, ठीक है। जैसे होता है नॉन मेटल्स जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके लिए हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती हैं, नोबल गैसेस के बीच में वेंडरवॉल फोर्सेस काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेंडरवॉल रेडियस। क्या बोलते हैं? तो 3 अलग अलग तरह की रेडियस होती है। एक होती है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में क्या होता है, ये जनरली डिफाइंड होती है मेटल्स के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब मेटालिक बॉन्ड बनता है तो उसमें बहुत कम शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 मेटल एटम्स जब एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दो, तो उसे हम लोग कौन सी रेडियस बोलते हैं? मेटालिक। ठीक है, याद बात नहीं रखनी, देखते जाओ बस। दूसरी होती है कोवेलेंट रेडियस। ये आप अभी आगे चलकर केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ोगे और वैसे भी आप लोगों ने सीखा हुआ होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, वो शेयरिंग होती है ओवरलैपिंग के थ्रू। तो देखो ये दोनों के रीजन ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग हुई है। इस कंडीशन में इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आप क्या कर दो? हाफ। तो वो जो रेडियस बनी उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं? वेंडरवॉल रेडियस। वेंडरवॉल रेडियस में क्या होता है, एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, बस एटम्स होते हैं 2। तो जिसकी आप वेंडरवॉल रेडियस निकाल रहे हो वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ये आप ध्यान रखना। वेंडरवॉल रेडियस तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपका कंपाउंड या जो भी एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में हो। आप सोचो कि नोबल गैस को सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस दुनिया में किसी को भी आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, कंडीशन है आपके पास सफिशिएंट प्रेशर और सफिशिएंट टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर पाओ, ठीक है। आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन कर पाओ। तो हाँ, हम नोबल गैसेस को भी सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं और उनकी वेंडरवॉल रेडियस मेजर कर सकते हैं। तो आप वेंडरवॉल रेडियस मेजर करोगे तो सॉलिड फॉर्म में करोगे, इन दोनों बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। तो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में जो 2 पड़ोसी एटम हैं उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दो, तो उसे हम बोलते हैं वेंडरवॉल रेडियस। क्या बोलते हैं? तो अभी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। मेन चीज ये 3 तरह की रेडियस होती है, आपको पता होना चाहिए। क्या मुझे बता सकते हैं मैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन होगी? सबसे बड़ी तो वेंडरवॉल होगी, दिख रहा है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि वेंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होती है, फिर आएगी मेटालिक, और सबसे छोटी कौन सी होती है? कोवेलेंट। क्योंकि कोवेलेंट में ओवरलैपिंग रीजन क्या है? ज्यादा है। मेटालिक में ओवरलैपिंग रीजन क्या है? कम। समझ पा रहे हैं? इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई, या फिर एटॉमिक साइज भी आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। जनरली हम कोवेलेंट रेडियस कंपेयर करते हैं। नोबल गैसेस के लिए हम क्या लिखते हैं? वेंडरवॉल रेडियस लिख लेते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसका वेरिएशन। तो ये तो गांव का बच्चा जानता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ता है? बड़ा आसान है। देखो आप चले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखो सबके सब सेकंड पीरियड में है। तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन बढ़ गया। फिर आगे बढ़े, 1 और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 1 और प्रोटॉन बढ़ गया, और आगे बढ़े, 1 और इलेक्ट्रॉन, 1 और प्रोटॉन। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में ऐड हो रहा है। तो स्क्रीनिंग तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। स्क्रीनिंग कब बढ़ेगी? जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में ऐड हो। लेकिन यहाँ तो एक ही शेल में ऐड हो रहा है, सेकंड शेल में। तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो शील्डिंग रिलेटिवली पुअर है, इसलिए जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट चलने में पीरियोडिक टेबल में हमेशा जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव यानी अट्रैक्शन फोर्स। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएंगे। बताओ साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। इस वजह से साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। बोलो समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर तो साइज क्या होती है? इंक्रीज ड्यू टू नहीं, एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल।
सेकंड से थर्ड पीरियड मूव करोगे तो नया शेल ऐड हो गया। आपको मैं बता दूं जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहता है, ये याद रखना। एल्कली मेटल्स के लिए तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या आता है, सेम ही आता है, कांस्टेंट बना रहता है। बाकी के लिए जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बट जो एडिशन ऑफ शेल है वो इफेक्टिव का जेड इफेक्टिव क्या करता है, डोमिनेट करता है। इसलिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। अभी आ रहे हैं उस पर, जनरल ट्रेंड देख रहे हैं। ये जनरल ट्रेंड है जो इसका कोई मतलब नहीं है, पता है आपको कहाँ होता है ऐसा, बस खत्म। अब हम सीखेंगे कुछ एक्सेप्शनल ट्रेंड्स जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। तो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते और एक्सेप्शनल ट्रेंड को देखें तो पहले तो हम चल लेते हैं, एक टर्म सीख लेते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको सीरीज सिखाई थी, या चलो ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, आप ये डालो पहले वेरिएशन इन डी ब्लॉक। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लिथियम से जाता है कहाँ तक, फ्लोरीन तक, सोडियम से क्लोरीन तक, पोटेशियम से ब्रोमीन तक। ऑल्दो नोबल गैसेस होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नोबल गैसेस को छोड़ दो देन एल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज in their period except noble gases till third period। नोबल गैसेस को छोड़ दो तो बाकी इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा, लिथियम, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, सोडियम, इस पीरियड में सबसे बड़ा कौन होगा, ये फोर्थ पीरियड आ चुका है। फोर्थ पीरियड के बाद तो नोबल गैस भी नहीं बचती है। फोर्थ पीरियड के बाद तो पोटेशियम ही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। आफ्टर फोर्थ पीरियड एल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज। एक्चुअली क्या होता है, नोबल गैसेस के लिए हम कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं, वैन डर वाल, इसलिए नोबल गैसेस की साइज सबसे बड़ी होती है। लेकिन उसके बाद तो ये इसके वैन डर वाल को भी डोमिनेट कर जाता है और पोटेशियम का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा। तो एल्कली मेटल्स की अपने पीरियड के अंदर साइज क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपके लिए जीके है, जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए। फिर देखो वेरिएशन इन डी ब्लॉक, तो मैंने आपके सामने डी ब्लॉक में 3 सीरीज बनाई थी, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। ठीक है, मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं आपको सिखा दूँ उसके बाद मैं इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जहाँ यूज़ करूँगा वहाँ मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो पहले बेसिक सीखते हैं जो आपके बार बार काम में आएंगे। बताएं नाम एलिमेंट्स के, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। जिनको याद नहीं वो देखकर बोले, लेकिन बोले ज़रूर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इनऑर्गेनिक में ऑब्वियसली कई चीज़ें याद करने की होती है, आप एक दिन में कुछ भी याद नहीं कर सकते हो, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जितनी बार मैं आपसे कुछ पूछूं बोले ज़रूर, आता नहीं कोई बात नहीं, देखकर बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर, चुप नहीं बैठना आपको। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताएं। 3D1 4s2, 3D2 4s2, इसका बताओ 3D5 4s1, ये 3D5 4s2, ये बताओ 3D10 4s1, ये बताओ 3D10 4s2। याद है? चलिए पहले तो हम डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट चल लेते हैं। ठीक है, तो इन जनरल ने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। डी ब्लॉक में क्या होता है, पहले लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, इसको छोड़ दो। फिर यहां से यहां तक एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है, साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम, और लास्ट में साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, Mn का साइज सबसे बड़ा होता है इन पड़ोसियों से। ठीक है, और ग्रेटर
in size than chromium and Fe. ऑल्दो यहाँ से मिडिल ऑफ सीरीज तक डिक्रीज होती है, इसमें भी थोड़ा सा मतलब रेगुलर ट्रेंड नहीं है, पर हाँ यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज रहेगी, इसकी एक्सेप्शनली ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक क्या रहती है, कांस्टेंट। इन तीनों की अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सेम। और उसके बाद वापस से क्या होती है, इंक्रीज। इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे एक कारण है। आप देखें, जब आप यहाँ से यहाँ चल रहे हो 4s 4s 4s, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3D में 3D में 3D में। तो अगर मैं न्यूक्लियस के चारों तरफ देखूं तो पहले कौन सा सबशेल होगा, 3D, और उसके बाद कौन आएगा, 4s। देखो 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है। बताओ अब इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, 3D में। तो जब 3D में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो न्यूक्लियस भी जाएगा प्रोटॉन में। अब बताओ ये न्यूक्लियस का चार्ज इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा या नहीं, वो किस पर डिपेंड करता है, स्क्रीनिंग पर। किस पर करता है, बताओ डी की स्क्रीनिंग पुअर होती है या इफेक्टिव, SPDF, डी और F की कैसी होती है, पुअर। तो क्योंकि डी की पुअर स्क्रीनिंग पावर है, तो बताओ इसकी पुअर स्क्रीनिंग पावर है तो इसका Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो दो चीजें हैं, अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन अगर स्क्रीनिंग अच्छी हो तो रिपल्सन बढ़ा के साइज को बढ़ाएंगे, और स्क्रीनिंग पुअर है तो कम करेगा। तो शुरुआत में क्या होता है, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो यहां पर Z इफेक्टिव रिपल्शन पर क्या करता है, डोमिनेट करता है। इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन और Z इफेक्टिव, क्योंकि स्क्रीनिंग पुअर है तो शुरुआत में क्या होता है, Z इफेक्टिव डोमिनेट करता है, साइज क्या होती है, कम। यहां पर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसी के हिसाब से प्रोटॉन बढ़ गया होगा, लेकिन साथ ही साथ इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्या बढ़ गया होगा, रिपल्शन भी बढ़ गया होगा। तो Z इफेक्टिव साइज को कम कर रहा है, रिपल्शन साइज को बढ़ा रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। यहां पर आपका D ऑर्बिटल पूरा भर चुका होगा, तो जब D पूरा भर जाता है तो उसकी स्क्रीनिंग पावर मैक्सिमम पे आ जाती है। एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग पावर होती है अपने बाकी कॉन्फ़िगरेशन से। तो इस केस में क्या होगा, Z इफेक्टिव कम पड़ जाएगा और रिपल्शन क्या कर जाएगा, डोमिनेट। इसलिए फाइनली साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो चाहे 3D सीरीज हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, लेफ्ट टू राइट चलने पर पहले साइज डिक्रीज होता है, बीच में कांस्टेंट रहता है और लास्ट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो बाकी को पूरा करते हैं। बताओ यहाँ और कौन होता है, लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम। अरे गलत कर दिया, लेंथेनम कहाँ से, यूट्रियम आएगा ना, यारी जरा निभाना। नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। और फिर यहाँ पर कौन आएगा, लेंथेनम जिस पे लगा होगा स्टार, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। बहुत ध्यान से देखें, ये स्टार, इस स्टार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करो तो बताओ एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। बिल्कुल सही है। 3D सीरीज से 4D सीरीज जाने पर, देखो इसको अलग कर रहा हूं, तो यहां से यहां आने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन 4D से 5D आने पर साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। ध्यान देना, ये आपका 4th पीरियड था, ये 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। क्या होगा, जब आप यहां आ चुके हो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आता था, 57, और इसका कितना आता है, 72। तो इनके बीच में 58 से लेकर 71 क्या आ चुके हैं, 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट आ चुके हैं, आ चुके हैं। बताओ इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, वेरी गुड, इन N-2F सबशेल करता है। बताओ F सबशेल की स्क्रीनिंग पावर कैसी होती है, पुअर स्क्रीनिंग है। बताओ स्क्रीनिंग पुअर होगी तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो बताओ साइज क्या होगी, कम होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये जो डिक्रीज इन साइज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बताओ मतलब समझ में आ रहा है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से होता है। जब भी कभी आप 5th से 6th पीरियड मूव करोगे ग्रुप नंबर 3 के बाद,
क्योंकि लेंथेनॉइड तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो उससे पहले तो लेंथेनॉइड का कोई काम ही नहीं होगा। इसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है और उसकी वजह से इन दोनों की साइज, इन सबकी साइज अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सेम। देखो यहाँ दो फैक्टर है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर 5th से 6th नया शेल ऐड हो गया, साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन Z इफेक्ट की वजह से साइज क्या हो रही है, कम। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। तो स्कैंडियम यट्रियम लेंथेनम यहां तो जाने पर साइज बढ़ेगी, लेकिन यहां से यहां साइज बढ़ेगी और यहां क्या रहेगी, अप्रोक्सीमेटली सेम। यहां से यहां बढ़ेगी और अप्रोक्सीमेटली क्या रहने वाली है, सेम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कभी भी 5th पीरियड से 6th पीरियड कोई भी इफेक्ट एक्सप्लेन करना हो, वहां पे कौन सी चीज काम करेगी, पुअर स्क्रीनिंग काम करेगी। क्या काम करेगी, पुअर स्क्रीनिंग। समझ पा रहे हो? इसी को हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब आप समझें, यहां पर आफ्टर ग्रुप 3 अगर हम देखें तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होगा, देखो 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट की साइज क्या होगी, सेम, और उन दोनों की साइज क्या होगी, 3D वाले से ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से यहां तो बढ़ रहा है और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। बोले समझ पा रहे हैं? इसमें बोलूं जिरकॉनियम और हाफनियम दोनों की साइज सेम होगी, लेकिन वो टाइटेनियम की साइज से क्या होगी, बड़ी होगी। कोई दिक्कत? यह है एटॉमिक साइज का वेरिएशन इन डी ब्लॉक। इससे भी इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। यही चीज पी ब्लॉक में भी आएगी। तो देखो पी ब्लॉक से मिलवाऊंगी, तो कॉपी हो गया ना अपना। तो पी ब्लॉक से मिलवाता हूं मैं आपको, उसमें देखो वेरिएशन कैसा होगा। एक्चुअली क्या ये इफेक्ट आपने सीख लिया ना, तो फिर आप आयनाइजेशन एनर्जी बाकी सबका फटाफट आंसर दे सकते हो। तो पी ब्लॉक दोबारा से बनाते हैं। पी ब्लॉक में 13 ग्रुप था, 14th, 15th, 16th एंड सो ऑन। तो 14th में जाना ही नहीं पड़ेगा। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, इस तरह नाइट्रोजन फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम। ये जो पोलोनियम होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, इसकी हम बात भी नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस ही नहीं करेंगे। अब आप देखो, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो चीजें सिखाऊंगा मैं। यहाँ पर भी एटॉमिक साइज बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। तो ये 2nd पीरियड है, ये 3rd पीरियड है, ये है 4th पीरियड, ये है 5th पीरियड और ये है 6th पीरियड। तो पहले 5th से 6th पीरियड की बात कर लें। 5th से 6th पीरियड में आने पर इनके बीच में क्या आएंगे, 14 लेंथेनॉइड्स आएंगे। बोलो आएंगे नहीं आएंगे? इन लेंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, N-2F। N-2 की पावर कैसी होती है, पुअर, और पुअर स्क्रीनिंग होगी तो बताओ Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगी। तो शेल ऐड होने से साइज बढ़ रही है, पर Z इफेक्टिव से साइज क्या हो रही है, कम। इसलिए इंडियम और थैलियम की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सेम। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ऑल्दो ये साइज की जगह अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, वहां ज्यादा डोमिनेट करेगा चीजों को। लेकिन साथ में आप आओ एल्यूमिनियम से गैलियम। एल्यूमिनियम में 3rd पीरियड का एटॉमिक नंबर होता है इसका 13, यह है 4th पीरियड का, इसका एटॉमिक नंबर है 31, 13 + 18। यहां से पहले आपके पास स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आए। बोला आए? इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, N-1D में। N-2F था और N-1D होता है। बताओ D की पावर भी कैसी होती है, पुअर स्क्रीनिंग। और बताओ पुअर स्क्रीनिंग है तो Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो एल्यूमिनियम का साइज, सॉरी गैलियम का साइज वैसे एल्यूमिनियम से क्या होना चाहिए था, ज्यादा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या होते हैं, सेम। गैलियम थोड़ा सा छोटा होता है एल्यूमिनियम से। इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, जैसे उसको लेंथेनॉइड बोल दिया, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज और आयनाइजेशन एनर्जी को यही चीज एक्सप्लेन करती है, क्योंकि डी और एफ दोनों की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, पुअर। तो जब आप 3rd पीरियड से 4th पीरियड मूव करोगे तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा, और 5th से 6th मूव करोगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ 13 ग्रुप में ही काम करता है, ये 14, 15 तक काम कर सकता है। समझ पा रहा हो मेरी बात को? तो एक ये ध्यान रखना, ये अलग वेरिएशन है।
ये अपन पी ब्लॉक में भी सीखेंगे, याद हो जाएगा आपको। गैलियम का साइज से थोड़ा सा छोटा होता है, रीजन क्या होता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों की साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, रीजन क्या होता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट? आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए, तो ये थे आपके वेरिएशन एटॉमिक साइज, जो मैंने आपको 2-3 वेरिएशन बताए, ये एक्सेप्शनल है, ये आपको पता होने चाहिए, बाकी को आप नॉर्मल तरीके से कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसका नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे, क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी सिंपल सी चीज है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करना पड़ेगा, सही है। उसके लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा बताओ आयनाइजेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज, या ऐसा बोल दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। एक चीज, उसके अलावा आयनाइजेशन डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशन पर। किस पर डिपेंड करती है? तो आपको पता है अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस की स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुल फिल्ड। फिर कौन सा होता है, हाफ फिल्ड। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है आपका, पार्शियली फिल्ड होता है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड से निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। हाफ फील्ड से निकालोगे तो रिलेटिवली क्या देनी पड़ेगी, कम। उसके अलावा अगर आप सेम शेल में हो, सेम शेल में, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फॉलो करता है आप कौन से ऑर्बिटल से निकाल रहे हो, एस से, पी से, डी से या फिर एफ से। तो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। अभी आप देख लोगे, पहली चीज हम इसका वेरिएशन देखें तो बताओ लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि साइज छोटा हो रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। और बताओ टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि साइज क्या होता है, बढ़ता है। देखो जैसे हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन तो नोबल गैस है, तो नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अब देखें, कोई आपको ये ट्रेंड फॉलो नहीं करना, ट्रेंड जनरल होता है, बिना जनरल ट्रेंड की बात करेंगे। यहाँ से यहाँ चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो ये होता है 2s1, ये होता है 2s2, ये होता है 2s2 2p1, ये होता है 2s2 2p2, ये हो गया 2s2 2p3, ये हो गया 2s2 2p4, और ये क्या हो गया 2s2 2p5। सही क्या? चलिए यहां से यहां जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो। यहां से यहां जाने पर देखो फिर साइज कम हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए लेकिन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सॉरी फुल फिल्ड है। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों पड़ोसियों से क्या होगी, ज्यादा। फिर इसके बाद फिर से साइज डोमिनेट करती है, कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कार्बन से नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन से किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन। सेम ऐसे थर्ड पीरियड के अंदर भी चलेगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप एक पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन देख सकते हो। जहां कॉन्फ़िगरेशन आ गया वो आयनाइजेशन एनर्जी पे, मतलब वो क्या करेगा, बाकी फैक्टर्स पे डोमिनेट कर जाता है। तो फुल फील्ड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो अपने पड़ोसियों से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई डाउट? फिर देखें कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स, एक्सेप्शनल ट्रेंड्स। जैसे मैं आपसे फिर बात करूं 13th ग्रुप की। 13th ग्रुप में क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो एल्यूमिनियम से गैलियम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। क्यों बता सकता है कोई मुझे? ये कौन सा पीरियड है,
थर्ड पीरियड। ये कौन सा है? फोर्थ। यहाँ कौन सा कॉन्ट्रैक्शन काम करता है? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? n-1 डी में। उसकी स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? पुअर। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा होती है, क्यों? कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो इसीलिए मैंने आपको चीज सिखाई है, अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता तो आपको हवा भी नहीं लगती कि क्या बोल गया मैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखना आपको, तो रीजन लिखना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? n-2f। उसकी स्क्रीनिंग पावर, जेड इफेक्टिव, साइज क्या हो जाएगी? सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साइज छोटी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो कर सकते हैं। इसी तरह आप चलो डी ब्लॉक में, चलो डी ब्लॉक में आते हैं। तो उड़ा दो ना, तो मेंबर लिखे सिर्फ, हाँ वो रखा हुआ है, इतना सा उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो डी ब्लॉक में आप चलो, मैंने आपको सिखाई थी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ये कौन सा पीरियड था? फोर्थ। ये कौन सा था? फिफ्थ। ये कौन सा था? सिक्स्थ। आफ्टर ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 में तो कौन हो गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम। इनमें तो नॉर्मल क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, साइज बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद, ये तो थर्ड ग्रुप था, इसका आता है फोर्थ ग्रुप। फोर्थ से लेकर 10th ग्रुप तक अगर आप 3D सीरीज से 4D सीरीज मूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन फोर्थ से फिफ्थ मूव करने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। रीजन क्या है? बोलो समझ पा रहे हो? फोर्थ और फिफ्थ की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? सेम, सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ की। लेकिन सिक्स्थ वाले का जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा। जैसे मैं आपसे बात करूं कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स किनको बोलते हैं? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि पुराने जमाने में इनसे मेटल्स बनाए, कॉइन्स बनाते थे। आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो अब क्या होगा? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो बताओ ये कौन से ग्रुप का है? ये कौन से पीरियड का है? फोर्थ पीरियड। ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ। तो फोर्थ से फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। और फिफ्थ से सिक्स्थ क्या होगी? इंक्रीज। तो बताओ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? AU की होगी। फिर किसकी होगी? कॉपर। और फिर किसकी होगी? सिल्वर। बोलो समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप आयनाइजेशन एनर्जी के ये ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। कॉपी करें, फिर मैं आपको सिखाता हूं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। हो गया? उड़ा दूं ना? चलिए फिर देखें एक और टर्म, इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। तो ये क्या होती हैं? नाम से तो लग रहा है, जब आप एक एटम में से एक के बाद एक के बाद एक लगातार इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दो, तो ए से बना A प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, IE1। आप यहां भी नहीं रुके और फिर आपने क्या किया? A प्लस गैस को पकड़कर उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या बनेगा? IE2। फिर आपने A2 प्लस को पकड़ा और उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बनेगा? A3 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से कहानी क्या रहेगी? चलती रहेगी। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जीज बनती है इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। फॉर एग्जाम्पल देखिए नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2s2 2p3, ठीक है। तो मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, पहला इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? IE1। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाएगा? N+। अब मैं इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या कहलाएगी ये? IE2। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, क्या बन जाएगा? N2+। और इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? N3+। देखो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन जाएगा? 2s2 2p2। क्या मुझे बता सकते हो IE1 और IE2 में से कौन ज्यादा होगी? IE2 ज्यादा होगी।
लेकिन I1 में तो इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से निकल रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पार्शियली फील्ड से निकल रहा है। और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है? तो फिर I1 की वैल्यू I2 से क्या होगी? ज़्यादा। ऐसा आप धोखा खा सकते हैं, ठीक है। कभी भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आ जाएं तो सब भूल जाओ, वो हमेशा बढ़ती हैं, वो कभी भी कम। सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीजेज इन ऑर्डर। कहने का मतलब IE2 की वैल्यू IE1 से ज़्यादा होगी और IE3 की वैल्यू IE2 से ज़्यादा होगी और इस तरह कहानी चलती रहेगी। कभी भी कोई भी फैक्टर्स को रिवर्ट नहीं कर सकता। बड़ा ही आसान सी बात है। जैसे मान लो नाइट्रोजन ही ले लिया मैंने, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन तो थे फर्स्ट शेल में और 3 2 5 इलेक्ट्रॉन थे सेकेंड शेल में। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे? 7। अभी देखो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6 और प्रोटॉन कितने हो गए? 7। अब बताओ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? पहले 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 7 प्रोटॉन 6 को खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। एक और इलेक्ट्रॉन हटाया, एक और हटाया, क्या कभी भी अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर क्या होता है, हम बोलते हैं Z बढ़ता है, या ऐसा बोल दो P/E रेशियो बढ़ता है। कौन सा रेशियो? प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो बढ़ता है। शुरुआत में जब 7 इलेक्ट्रॉन थे तो P/E 1 था। जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे P/E रेशियो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा क्या होती हैं? बढ़ती हैं, वो कभी भी कम नहीं हो सकती हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है और ये उसका ऑर्डर है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने आपको वेरिएशन सिखाया, एक 13th ग्रुप में और एक डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक में 4th पीरियड से 5th पीरियड मूव करने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन 5th से 6th जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। रीजन? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 13th ग्रुप में गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। थैलियम की इंडियम से ज़्यादा होती है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी का एक इम्पैक्ट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है? पर वो मैं आपको पी ब्लॉक में सिखाऊंगा, अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना। वहाँ पे सीखेंगे, वहीं पर सबसे ज़्यादा काम में आता है, तो वहीं उसके बारे में बात भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं आपको टर्म सिखाने जा रहा हूँ। डिफरेंट सल्फर ऑक्सीजन, तो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे नहीं कर सकते ऐसे। मतलब जैसे मान लो, एक बोलो, आपको एग्जांपल बोलो। जैसे मान लो आप करना चाहते हो सिलिकॉन की आयनाइजेशन को कंपेयर विद ऑक्सीजन, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 3s2 3p2। इसका क्या है? 2s2 2p4। बताओ न्यूक्लियस के ज़्यादा पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? 2p या 3p? सेकेंड शेल न्यूक्लियस से ज़्यादा पास होगा ना, तो सेकेंड शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा। तो जब दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो तो ये चेक करो कि न्यूक्लियस के ज़्यादा पास कौन है। तो भी इसी की ज़्यादा हो, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। कुछ बोलना चाह रहे हो? अच्छा, कंपेयर करो IE2 ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कौन ज़्यादा होगा? IE2 ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बनाओ ना। ये लिख लिया ना आप लोगों ने?
देखें IE2 ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। IE2 यानी आप सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। बताओ नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या होता है, 2s2 2p4। तो हाफ फिल्ड है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बचेगा 2s2 2p2 और ये बनेगा 2s2 2p3। अब आप अगला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये हाफ फिल्ड है। तो अब ऑक्सीजन की सेकंड IE2 वो नाइट्रोजन की IE2 से क्या होगी, हाँ फर्स्ट वाला नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। तो फर्स्ट तो पूछा ही नहीं मैंने, समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए अगले, ये देखो एक और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी आपको कभी कभी मिल सकता है। इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है। चलाऊं? तो जो सबसे आसानी से बन जाएगा वही सबसे ज्यादा स्टेट स्टेबल होगी। तो अगर आपको +2 निकालनी है, +2, तो +2 की स्टेट निकालने के लिए +2 कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहां से यहां तक एनर्जी देखो, तो देखो IE1 + IE2 निकालो। ए के लिए कितनी आएगी, 200। और IE1 + IE2 निकालो बी के लिए, कितनी आएगी, 290। बताओ वैल्यू कहाँ कम है, तो यहाँ पर A से A2+ आसानी से बन जाएगा। तो जिसके लिए लो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगी। इसका मतलब A2+ इज मोर स्टेबल देन B2+। बोलो समझ में आ रहा है? बताओ 4 किसकी स्टेबल होगी, फोर्थ के लिए सबको जोड़ दो, कितना हो गया, 450, 150, 600, 600, 800, 1400, 1450, 1450। इसको जोड़ो, 290, 500, 300, 800, 50, 200, 1050 और 90, 1140। बताओ किसको +4 में लाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है, बी को। अब B4+ विल बी मोर स्टेबल देन A4+। समझ सकते हैं? तो कभी अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह की एनर्जी दी हुई हो और पूछे कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, तो ये देख लो उस स्टेट तक पहुंचने में कम एनर्जी किसको चाहिए, वही क्या होगी, आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगी। कौन सा, ये नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन है। IE2 कंपेयर कर रहे हो तो पहला इलेक्ट्रॉन तो हटा दोगे, पहला हटाने के बाद इसका कॉन्फिगरेशन बचा 2p2 और इसका बना 2p3। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये हाफ फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा। कर सकते हैं। देखो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं आयनाइजेशन एनर्जी के और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछ सकता है। आओ बढ़ते हैं अगले टर्म पर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। इसको हम EA बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ΔHEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं डेफिनेशन को छोड़कर, तो इसको हम बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा। कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एनर्जी रिलीज्ड, क्या बोलते हैं। अभी आप देखना, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, द एंथैल्पी चेंज when an electron is added to a neutral gaseous atom। तो जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम में हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब एंथैल्पी चेंज लिख रहे हैं तो हमने ये नहीं बताया कि एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको हम दिखाते हैं साइन से। किससे दिखाते हैं, तो अगर आपने एंथैल्पी लिखा है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बड़ा होगा। तो अब आप इतना मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता, तो आप मुझ पे भरोसा रखें।
कि जब भी एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उस प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज। क्या हुई होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। जब मैंने EA डिफाइन किया तो EA को क्या डिफाइन करते हैं, ये होती है द एनर्जी रिलीज्ड। बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब आप समझना इस चीज को। जैसे मान लो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस का डेल्टा H था -400। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई कितनी, 400। एनर्जी रिलीज कितनी थी, एनर्जी रिलीज कितनी है, 400। -400 तो नहीं है, क्यों, तो बताओ फिर ये बोल दिया ना एनर्जी रिलीज्ड है। तो बताओ अगर इसका डेल्टा H -400 है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, 400। डिफरेंस समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम पहले ही बोल देते हैं कि एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज, तो मुझे दोबारा माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज ये होता है, एक रिएक्शन में एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज बोलेंगे। एक्चुअली हम थर्मो पढ़ेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ली या दी जाती है उसे हम एंथैल्पी चेंज के बराबर लिखते हैं। उसको विद साइन लिखना जरूरी होता है, रिलीज हुई तो माइनस, एब्जॉर्ब हुई तो प्लस। अभी देखो ये रिलेशन हम काम में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, सॉरी, माइनस ऑफ डेल्टा H Eg जो होता है वो EA प्लस 5/2 RT के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपसे मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ सिर्फ कहाँ वैलिड होती है, 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पे 0 हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और बराबर हो जाएंगे। बट जनरली हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बट कोई आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले कि बताओ डेल्टा H Eg और ये में क्या रिलेशन होता है, तो अगर देख लेना ऑप्शन में ये है तो ये आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। बाकी चलते फिरते हमेशा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो रिलीज कितना हुआ था, 400। तो रिलीज जो हुआ उसको 400 बोला ना आपने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, द एनर्जी रिलीज्ड, हमने पहले ही बोल दिया रिलीज हुआ है ना। जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैं गया और मेरे कहीं पे 50,000 रुपये गिर गए, तो बताओ चेंज इन मनी कितना, -50,000। चेंज इन मनी कितना होगा, -50,000। बताओ मेरे पैसे कितने कम हुए, 50,000। क्यों -50,000 क्यों नहीं, पहले ही बोल दिया ना कम हो गए, तो कम में तो आ ही गया माइनस, तो कम कितने हुए, 50,000। लेकिन कोई पूछे आपके पास पैसे चेंज कितना है पैसों का, तो भाई -50,000 आ गया, 50,000 रुपये गिर गए कहीं पे। तो इस तरह से हम जब बोल रहे हैं कि हमने बता ही दिया कि रिलीज हो गई, तो दैट मीन्स उसका मतलब क्या है कि हम पहले से रिलीज की बात करते हैं, मैं माइनस साइन क्यों बताऊं, अब तो मेरे को सिर्फ वैल्यू बतानी है, और वो कितनी है, 400। समझ गए। ये तो ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। जैसे आपने सक्सेसिव एनालिसिस पढ़ी थी, सेम ऐसे ही होती है आपके पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। बताओ क्या होगी, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाओ, तो A माइनस गैस, इसको हम बोलेंगे डेल्टा H Eg1। फिर A माइनस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, A2 माइनस गैस डेल्टा H Eg2। फिर A2 माइनस गैस से आप एक और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाओगे, A3 माइनस गैस, क्या बोलेंगे, डेल्टा H Eg3। बोलो सही है क्या? ये तो आप देख ही चुके हो कि पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव, जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। आप समझो इसने माइनस ले लिया, अभी एक और माइनस देने जा रहा हूं, आप इसे क्या लेना चाहेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव और क्यों लेना चाहेगा। लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे, आप इसको जबरदस्ती दे रहे हो, तो जबरदस्ती दे रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। थर्ड और भी ज्यादा पॉजिटिव।
क्योंकि आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, वो लेना ही नहीं चाहता है, वो तो बोला मना नहीं चाहिए भाई, नहीं देखो लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा तो आप उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है और बाकी सारी क्या होती है, पॉजिटिव। देखो ईए और ईजी में उल्टा रिलेशन होता है, तो बताओ अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब पहला ईए कैसा होगा, पॉजिटिव, और बाकी सारे ईए कैसे होते जाएंगे, नेगेटिव। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये भी आप ध्यान रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वेरिएशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बड़े खतरनाक से वेरिएशन चलते हैं। जनरल ट्रेंड तो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम। मैं आपको 2 वेरिएशन बता रहा हूँ, 3 रादर, वो आप हमेशा याद रखें, इन्हीं में से कुछ आपसे एक पूछा जा सकता है। पहला, फॉर अ थर्ड पीरियड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमेशा करस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड एलिमेंट से क्या होती है, ज्यादा। जैसे मान लो फॉस्फोरस है, भाई क्या होता है ना, बस बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। यहाँ पर बनाएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। तो आप समझे, और यहाँ पर इन सब की आयनिक एनर्जी क्या होगी, सेकंड वाले से ज़्यादा। वैसे डाउन द जाने पर साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, क्लोरीन फ्लोरीन से मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। फ्लोरीन साइज में छोटा है लेकिन उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 हो गए 7। अब बताओ, ये इसको भी आप 1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो और आप इसको भी देना चाह रहे हो, बताओ कौन लेना चाहेगा, क्यों, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, छोटे से एरिया पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसके ऊपर क्या करेंगे, रिपल्शन अप्लाई करेंगे। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लो, तो यहाँ पर रिपल्शन भी क्या होगा, कम होगा ना। तो इसलिए क्या होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट का साइज तो बड़ा होता है पर उसकी वजह से क्या होगा कि सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो अगर छोटा साइज होगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रिपल्शन क्या होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा। इसलिए ये आसानी से घुस नहीं पाएगा, लेकिन आसानी से आ जाएगा। इसलिए हर थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा। बोलो कोई डाउट है? उसके अलावा 2 फैमिलीज़ के वेरिएशन आपको याद रखने हैं एज इट इज़। एक ऑक्सीजन फैमिली यानी 16 ग्रुप। 16 ग्रुप में आप देखो तो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है ना, कौन कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में ही सबसे कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा कौन होता है, सल्फर, फिर होता है सेलेनियम, फिर होता है टेल्यूरियम और फिर होता है ऑक्सीजन। जबकि हेलोजन 17 ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन। ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में ही क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, और हेलोजेंस में क्या होता है, फ्लोरीन सेकंड नंबर पर आता है, बाकी सबके सब क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये 3 में से आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। ये था आपका टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कॉपी कर लो। फिर लास्ट टर्म मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मिलवा देता हूँ, वैसे तो आप उसको जानते होंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बतानी है उसके बारे में। चलिए, लास्ट टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोई जानता है? 2 एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसको अपनी तरफ, उसके शेड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो जो ज़्यादा नेगेटिव होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई एक्सेप्शनल वेरिएशन नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज आप पॉलिंग स्केल के ऊपर काउंट करते हैं जनरली, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसकी होती है 1.5 से बढ़ाते जाओ, ठीक है। इसके नीचे कौन कौन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन की कितनी होती है, 3।
ये कितना होता है 2.8, आयोडीन कितना होता है 2.5। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन होता है, सल्फर, सेलेनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम। तो ये 0.9 से शुरू करो, ठीक है, और 0.3 से बढ़ाते जाओ, तो 1.2, 1.5, 1.8, उल्टा कर देते हैं, हाँ सही है, 1.8 के बाद ये कितना आ गया 2.1, ये आ जाता है आपके पास 2.5 और ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके अलावा एक आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ होगा ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 2.75। और अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 2.48 या फिर 2.5 भी आप इसे लिख सकते हो। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर A और B के बीच में, बहुत रेयर है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए, बट स्टिल अगर आपको इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 0.208 इंटू रूट डेल्टा। कितना होता है 0.208 रूट डेल्टा, और जो डेल्टा होता है ना इसकी वैल्यू होती है ई ए बी, यानी ए बी बॉन्ड की एनर्जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई ए बॉन्ड की एनर्जी इंटू ई बी बी बॉन्ड की एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर डिफाइंड होता है। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज किलो जूल पर मोल में होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक और स्केल होता है, उसको हम बोलते हैं मूलिखान स्केल। वैसे मूलिकन स्केल होता है, मैं इसको मूलिखान स्केल बोलता हूँ। तो मूलिकन स्केल में क्या होता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिटी निकालनी है तो वो एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप जरूर याद रखना। ये आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो IE प्लस EA का एवरेज निकाल लो तो वो कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, मूलिकन स्केल की। और मूलिकन स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पॉलिंग स्केल की 2.8 टाइम्स होती है। तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, और यहीं पे अपने पीरियोडिक टेबल की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स खत्म होती हैं। बाकी जो चीज़ें काम में आएगी वो हम लोग आगे काम में लेते रहेंगे। तो अब इसे कॉपी कर लो, खत्म करते हैं इसको, और इसके बाद शुरू करते हैं विद केमिकल बॉन्डिंग।